हेलो एवरीवन, आज हम क्वालिटेटिव इनऑर्गेनिक एनालिसिस में बात करेंगे कि अगर आपके पास एक अननोन सॉल्ट है और आपसे कहा जाए कि उस अननोन सॉल्ट के एसिडिक और बेसिक रेडिकल क्या होंगे, तो आप ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो अभी प्रैक्टिकल एग्जाम आने वाला है, तो एग्जाम में आपको अननोन सॉल्ट दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि इसका या तो एसिडिक रेडिकल बताओ या बेसिक रेडिकल बताओ, या फिर दोनों ही आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाएगा। तो जब मैं स्कूल में था तो मुझे भी अननोन सॉल्ट दे दिया गया और कभी मैं सॉल्ट को और कभी सॉल्ट मुझे देखे। एसिडिक और बेसिक रेडिकल को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने उसमें कुछ सॉल्यूशन भी मिलाए, लेकिन सफलता नहीं मिली। तो फिर क्या किया? फिर वही किया जो सब करते हैं। जो एक्सपेरिमेंट याद था वही कॉपी में लिख दिया, काम खत्म। लेकिन आपको ये नहीं करना है। तो किसी भी सॉल्ट के एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल को इसी वे में हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, उसी के लिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे कि किसी भी सॉल्ट का एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल उसका सोर्स क्या होता है। तो देखो जरा, हमको पता है कि सॉल्ट हमारा एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो मान लीजिए हमारा एसिड जो है वो H2SO4 है और बेस हमारा कॉपर हाइड्रोक्साइड है। दोनों के कॉम्बिनेशन से सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, तो CuSO4 एंड H2 बनेगा। अब ये जो सॉल्ट है, सॉल्ट का पॉजिटिव आयन तो कॉपर होगा और नेगेटिव आयन जो है वो सल्फेट आयन होगा। तो कैटायन पार्ट जो है वो किससे आता है? बेस से आता है। इसका इसको हम क्या बोलेंगे? बेसिक रेडिकल। एनायन पार्ट जो है, नेगेटिव पार्ट कहां से आता है? वो एक एसिड से आता है। इस कारण इसको हम क्या बोलेंगे? एसिडिक रेडिकल। तो अब हम इस वीडियो में सॉल्ट के एसिडिक रेडिकल को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इसकी बात करेंगे। बेसिक रेडिकल के लिए हमारा दूसरा वीडियो आएगा। तो जितने भी हमारे एसिडिक रेडिकल होते हैं उनको हम 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। तो ग्रुप 1 में कौन कौन से एसिडिक रेडिकल रखे गए हैं? तो पहला है सल्फाइड, दूसरा सल्फाइड, तीसरा है कार्बोनेट, चौथा एसिटेट, पांचवा है नाइट्राइट। अब देखो जरा, ये सल्फाइड है तो HS नेगेटिव जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड है, या फिर इसी को हम बाइसल्फाइड बोलते हैं। इसी प्रकार SO3-2 सल्फाइड है तो HSO3 नेगेटिव, ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, इसी को हम बाइसल्फाइड बोलते हैं। ये कार्बोनेट है तो HCO3-1, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसी को हम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। तो इतने रेडिकल जो है वो हमारे ग्रुप 1 में आते हैं। अब इनको हम इजी वे में कैसे याद रख सकते हैं? सल्फाइड का S, इसको हम कह रहे हैं सलमान। सल्फाइड का S, इसको हम कह रहे हैं शाहरुख। कार्बोनेट को हम कह रहे हैं करण। एसीटेट को हम कह रहे हैं अर्जुन। नाइट्राइट को हम कह रहे हैं नाइट आउट। तो जब सलमान शाहरुख ने करण अर्जुन मूवी की तो ग्रुप 1 का नाइट आउट हो गया। तो ये ग्रुप 1 का लर्निंग पैटर्न है। तो इन रेडिकल को हम ऐसे याद रख सकते हैं, जब सलमान शाहरुख ने करण अर्जुन मूवी की तो ग्रुप 1 का नाइट आउट हो गया। इसके बाद ग्रुप 2 के रेडिकल देखेंगे। तो ग्रुप 2 का पहला रेडिकल है क्लोराइड आयन, सेकंड ब्रोमाइड आयन, थर्ड आयोडाइड आयन, फोर्थ ऑक्सलेट आयन, फिफ्थ है नाइट्रेट आयन। तो अब इनको हम इसी वे में कैसे याद रख सकते हैं? तो देखो जरा, Cl मतलब हो गया सीला, Br मतलब बनी, I मतलब आइटम, सीला बनी आइटम। तो क्या होगा? तो ऑक्सलेट ने ग्रुप 2 का नाइट रेट बढ़ा दिया। तो सीला बनी आइटम, तो ऑक्सलेट ने ग्रुप 2 का नाइट रेट बढ़ा दिया। ये इसका लर्निंग पैटर्न है। इसके बाद ग्रुप 3 के रेडिकल आएंगे। तो पहला रेडिकल है बोरेट BO3-3, दूसरा है सल्फेट SO4-2, थर्ड है फॉस्फेट PO4-3, फोर्थ है फ्लोराइड F-1। तो अब हम ग्रुप 3 का लर्निंग पैटर्न देखेंगे। तो बोरेट का B मतलब बहुजन हो गया, सल्फेट का S मतलब समाज हो गया, फॉस्फेट का P मतलब पार्टी हो गया। ने ग्रुप 3 को क्या किया? F मतलब फूल दिया। तो बहुजन समाज पार्टी ने ग्रुप 3 को कमल का फूल गिफ्ट किया। तो अगर आपको भी एक अननोन सॉल्ट दे दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि इस सॉल्ट के एसिड रेडिकल को पहचानना है, तो आप कैसे पहचानोगे? तो बड़ा सिंपल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, फिर उस टेस्ट ट्यूब में इस अननोन सॉल्ट को डाल देंगे। फिर हमें इसमें डाइल्यूट H2SO4 डालना है या फिर डाइल्यूट HCl डालना है। दोनों में से आप कोई एक सॉल्यूशन डाल सकते हो। डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट HCl डालने के बाद आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या कोई गैस रिलीज हो रही है। अगर कोई गैस रिलीज हो रही है तो आप समझ जाना कि ग्रुप 1 का रेडिकल प्रेजेंट है।
या तो वो सल्फाइड हो सकता है, या सल्फाइड हो सकता है, या कार्बोनेट हो सकता है, या एसीटेट हो सकता है, या नाइट्राइट हो सकता है। और अगर मान लीजिए गैस नहीं निकल रही तो फिर आपको क्या करना है, इस सॉल्यूशन को फेंक देना है। टेस्ट ट्यूब में दोबारा से हमें सॉल्ट लेना है और इस बार हमको इसमें कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 डालना है। जैसे ही आप इसमें कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 डालोगे तो आप ऑब्जर्व करना, अगर कोई गैस रिलीज होती दिखाई दे तो समझ जाना कि ग्रुप 2 के रेडिकल प्रेजेंट होंगे। या तो वो क्लोराइड आयन हो सकता है, या ब्रोमाइड आयन हो सकता है, या आयोडाइड आयन हो सकता है, या ऑक्सीडेट आयन हो सकता है, या फिर नाइट्रेट आयन हो सकता है। और अगर मान लीजिए कोई गैस यहां भी नहीं निकल रही तो फिर आप समझ जाना कि ग्रुप 3 का आयन प्रेजेंट है। वो आयन आपका बोरेट हो सकता है, सल्फेट हो सकता है, फॉस्फेट हो सकता है, फ्लोराइड हो सकता है। इनमें से कोई एक आयन हो सकता है। तो समझ गए आपको अननोन सॉल्ट से एसिड रेडिकल को कैसे आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले हमें अननोन सॉल्ट लेना है टेस्ट ट्यूब में, उसमें डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट HCl जो भी अवेलेबल है वो डालेंगे। अगर गैस निकल रही है तो ग्रुप 1 का कोई रेडिकल प्रेजेंट होगा। अगर मान लीजिए कोई गैस नहीं निकल रही तो कोई बात नहीं, सॉल्यूशन को फेंक देंगे, दोबारा से टेस्ट ट्यूब में सॉल्ट डालेंगे, फिर हम कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 डालेंगे। और अगर कोई गैस निकल रही है तो समझ जाना कि ग्रुप 2 का कोई रेडिकल प्रेजेंट हो सकता है, या तो क्लोराइड हो सकता है, या ब्रोमाइड, या आयोडाइड, या ऑक्सीडेट, या फिर नाइट्रेट। और अगर मान लीजिए कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 डालने पे भी गैस नहीं निकल रही तो आप समझ जाना कि ग्रुप 3 का कोई रेडिकल प्रेजेंट होगा, या तो बोरेट होगा, या सल्फेट होगा, या फॉस्फेट होगा, या फिर फ्लोराइड आयन होगा। तो आपकी लेबोरेटरी में ये सॉल्ट और ये सॉल्ट तो बहुत कम अवेलेबल होते हैं, तो आपको ग्रुप 2 में या तो सल्फेट दिया जाएगा या फिर फॉस्फेट दिया जाएगा। तो अभी तो आपके अननोन सॉल्ट से हमको केवल ये पता चला कि ग्रुप 1 का रेडिकल इनमें से कोई एक हो सकता है, ग्रुप 2 का रेडिकल इनमें से कोई एक हो सकता है, ग्रुप 3 के रेडिकल इनमें से कोई एक हो सकते हैं। अब इन रेडिकल का आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, ठीक है, वन बाय वन देखेंगे। तो अब हम अननोन सॉल्ट में उस पर्टिकुलर एनायनिक रेडिकल को आइडेंटिफाई करेंगे। तो हमने क्या किया, अननोन सॉल्ट को बीकर में ले लिया और डाइल्यूट H2SO4 यहां से डाला। तो क्या हुआ, अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी रही तो डाइल्यूट H2SO4 डालने पर गैस रिलीज होने लगी। तो जो गैस रिलीज हो रही है उसको हम ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे। अगर मान लीजिए वो गैस कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, तो वो गैस कौन सी होनी चाहिए, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होनी चाहिए। अगर मान लीजिए गैस कलरलेस है लेकिन उससे रॉटन एग की स्मेल आ रही है तो वो गैस कौन सी होगी, वो H2S गैस होगी। अगर मान लीजिए गैस कलरलेस है लेकिन उससे पंजेंट स्मेल आ रही है तो वो गैस कौन सी होगी, वो SO2 गैस होगी। अगर मान लीजिए गैस जो है वो ब्राउन कलर की है तो फिर वो NO2 गैस होगी। अगर मान लीजिए गैस जो है वो कलरलेस है लेकिन उसकी स्मेल जो है वो विनेगर स्मेल है तो वो एसीटेट की वेपर होगी। तो गैस के ऑब्जर्वेशन से हम आयन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यार अब हमको कैसे पता लगेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है तो हमारा एनायन जो है वो कार्बोनेट होगा, H2S गैस रिलीज हो रही है तो एनायन जो है वो सल्फाइड -2 है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है तो हमारा एनायन जो है वो सल्फाइड है, SO3 -2, NO2 गैस रिलीज हो रही है तो हमारा एनायन जो है वो नाइट्राइट है, NO2 -1, एसीटेट गैस रिलीज हो रही है इसका मतलब है कि हमारा एनायन जो है वो एसीटेट एनायन होगा। तो बड़ा इजी है, देखो जरा ये सॉल्ट है तो अगर उसमें कार्बोनेट आयन है तो क्या होगा, वो डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्ट करेगा। तो भाई इसका नेगेटिव आयन इसके पॉजिटिव आयन मतलब हाइड्रोजन आयन से कंबाइन होगा तो क्या बनाएगा, H2CO3 बनाएगा। और हमको पता है कि H2CO3 तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है तो ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ये क्या होगा, ये ब्रेक होगा, क्या बनाएगा H2 और क्या बनाएगा CO2। तो इसकी जगह हमें क्या मिलेगा, H2 और CO2 मिलेगा तो CO2 गैस रिलीज होगी। अगर आपका एनायन क्या है, कार्बोनेट आयन है। अगर सल्फाइड -2 होता, मान लीजिए यहाँ पे आयरन सल्फाइड होता या सोडियम सल्फाइड होता तो डाइल्यूट H2SO4 डाल रहे थे तो क्या बनता, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से कंबाइन होता तो H2S गैस रिलीज होती। अगर मान लीजिए सल्फाइड होता तो H2SO4 से रिएक्ट करके क्या होना था, ये नेगेटिव इसके पॉजिटिव से कंबाइन होता तो क्या बनता H2SO3। और हमको पता है कि H2SO3 बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है H2CO3 की तरह। तो ये अनस्टेबल है तो ये ब्रेक होगा किसमें, H2O और SO2 में। अगर मान लीजिए आपका एनायन जो है वो एसीटेट होता CH3COO नेगेटिव तो ये डाइल्यूट H2SO4 से कंबाइन होकर क्या बनाता, ये नेगेटिव है हाइड्रोजन से लग जाएगा तो CH3COOH एसिटिक एसिड की वेपर बनती। और अगर मान लीजिए नेगेटिव आयन NO2 है तो H2SO4 से कंबाइन होकर क्या बनाता, HNO2 बनता। और ये हमारा अनस्टेबल होता है, इसके 2 मोल कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, ये बनता H2O NO एंड NO2। तो NO2 गैस जो है वो कैसी होती है, वो ब्राउन कलर की गैस होती है।
तो बस हम एनायन से हम उसके रिस्पेक्टिव गैस का पता लगा लेते हैं कि कौन सा एनायन कौन सी गैस रिलीज करेगा। तो अब हम एसिडिक रेडिकल का कन्फर्मेटरी टेस्ट करेंगे। तो अगर मान लीजिए आपने अननोन सॉल्ट जो है वो इस बीकर में लिया और डाइल्यूट H2SO को यहां से डाला, तो गैस रिलीज हुई और गैस को आपने ऑब्जर्व किया। अगर वो गैस कलरलेस ऑडरलेस है तो वो गैस जो है वो होगी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस गैस को आपको क्या करना है, उसको लाइम वाटर में पास कराना है। तो लाइम वाटर कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। तो इससे ये कंफर्म हो जाएगा कि निकलने वाली गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। लेकिन क्या लाइम वाटर को केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही मिल्की करती है? तो हम कहेंगे नहीं। तो देखो जरा, जो आपका लाइम वाटर होता है वो तो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CO2 पास की। तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और बनेगा H2। तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन अगर हम लाइम वाटर में SO2 गैस पास कर दें तो भी लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम सल्फाइड। और ग्रुप 1 के रेडिकल में सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है। तो फिर हम कैसे पहचानेंगे कि लाइम वाटर को मिल्की जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ने किया कि सल्फर डाइऑक्साइड ने किया? तो गैस के ऑब्जर्वेशन पे जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है वो तो कलरलेस होता है, ऑडरलेस होता है। लेकिन जो हमारी सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है वो कलरलेस तो होती है लेकिन उसकी स्मेल जो है वो पंजेंट होती है। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड को उसकी स्मेल से आइडेंटिफाई करते हैं। और अगर मान लीजिए गैस जो रिलीज हो रही है वो कलरलेस है और उसकी स्मेल जो है वो रॉटन एग स्मेल है, तो वो आपकी H2S गैस होगी। और इसका कंफर्मेटरी टेस्ट क्या होगा कि इस गैस के पास जो है वो हम एक फिल्टर पेपर ले जाएं। ये फिल्टर पेपर है, ड्राई नहीं ले जाना इसको, या तो आप सिल्वर नाइट्रेट में डिप करके ले जाओ या फिर लेड एसीटेट में डिप करके ले जाओ। तो फिर क्या होगा, ये जो फिल्टर पेपर है वो कैसा हो जाएगा, वो ब्लैक हो जाएगा। तो फिल्टर पेपर हमारा ब्लैक क्यों होगा? तो देखो जरा, जो हमारी H2S गैस है वो सिल्वर नाइट्रेट के कांटेक्ट में आएगी तो क्या बनाएगी, Ag2S सिल्वर सल्फाइड बनाएगा और HNO3 बनेगा। इक्वेशन को जो है वो बैलेंस कर लो। तो ये जो सिल्वर सल्फाइड बना हुआ ये कैसा होता है, ये ब्लैक कलर का होता है। जो हमारा H2S गैस है वो लेड एसीटेट के कांटेक्ट में आता है तो क्या होगा, लेड सल्फाइड बनेगा और क्या बनेगा, एसिटिक एसिड बनेगा। तो लेड सल्फाइड हमारा कैसा होता है, ये भी ब्लैक होता है। तो ये सल्फाइड -2 आयन का कंफर्मेटरी टेस्ट है। तो अब मान लीजिए यहाँ पे जो गैस रिलीज हो रही है वो कलरलेस है और उसकी स्मेल पंजेंट है, तो वो गैस आपकी SO2 गैस होगी, वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होगी। इस सल्फर डाइऑक्साइड गैस में हमें क्या करना है, टेस्ट करना है, कंफर्मेटरी टेस्ट करना है। तो ये पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन है, पर्पल कलर का होता है। इसमें फिल्टर पेपर को डिप करना है और इस डिप फिल्टर पेपर को आप इस गैस के पास ले जाओगे। अगर आपने देखा कि फिल्टर पेपर जो है वो कलरलेस हो गया या लाइट पिंक हो गया तो आप समझ जाना कि आपकी गैस जो है वो SO2 गैस है। दूसरा टेस्ट कैसे करेंगे, तो हमारा दूसरा कंफर्मेटरी टेस्ट होगा, फिल्टर पेपर को आपको क्या करना, पोटेशियम टाइक्रोमेट सॉल्यूशन में डिप करके इस गैस के पास ले जाना है। तो अगर फिल्टर पेपर जो है वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया तो समझ जाना कि आपकी गैस जो है वो SO2 गैस है। तो यहाँ पे दो कंफर्मेटरी टेस्ट है। तो पहले हमें पोटेशियम डाइक्रोमेट ले जाना है, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड होना चाहिए। तो आपका फिल्टर पेपर जो है कैसा हो जाएगा, वो ग्रीन हो जाएगा। और पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर कैसा होता है, ऑरेंज होता है। तो ये ऑरेंज से ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा हमें केमेनोफोर ले जाना है, ये भी कैसा होना चाहिए, एसिडिफाइड होना चाहिए। कलर कैसा होता है, पर्पल। गैस उसको किस में कन्वर्ट कर देगी, कलरलेस या फिर लाइट पिंक। अगर ऐसा हो जाता है तो आप समझ जाना कि आपका जो सॉल्ट है उसमें सल्फाइड -2 आयन प्रेजेंट है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या केवल ग्रुप 1 में सल्फर डाइऑक्साइड गैस ही पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन को ग्रीन कर देती है या पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन को कलरलेस कर देती है? तो हम कहेंगे नहीं, ग्रुप 1 की H2S गैस भी यही काम करती है, वो पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन को ग्रीन कर देगी, पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन को कलरलेस कर देगी। ग्रुप 1 की NO2 गैस भी यही काम करती है, पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन को ग्रीन कर देगी और पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन को कलरलेस कर देगी। तो फिर हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारी गैस SO2 ही है? तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो SO2 हमारी गैस जो है वो कलरलेस है और उसकी स्मेल पंजेंट है। तो अगर निकलने वाली गैस से पंजेंट स्मेल आए तो समझ जाना SO2 गैस है।
अगर निकलने वाली गैस से रॉटन एग की स्मेल आए तो समझ जाना H2S है, और अगर निकलने वाली गैस जो है वो ब्राउन कलर की है, ये दोनों तो कलरलेस होती है लेकिन ये ब्राउन कलर की होती है, तो समझ जाना NO2 गैस ये काम कर रहा है। अब यहाँ पे हम केमिकल रिएक्शन देखेंगे। तो देखो जरा, जो हमारा K2Cr2O7 है वो एसिडिफाइड है, मतलब उसमें थोड़ा सा H2SO4 डाल दिया, तो ये क्या बनाएगा, K2SO4 Cr2SO4 होल थ्राइस, और क्या बनाएगा H2O, और 3 नेसेंट ऑक्सीजन देगा। ये उसकी पहचान होती है कि 3 नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो देगा। तो इक्वेशन को जो है वो हम बैलेंस कर लेते हैं। पोटेशियम 2 है, पोटेशियम 2 है, क्रोमियम 2, क्रोमियम 2, SO4 यहाँ पे 3 और 1 4, तो ये कहाँ से आ रहे थे H2SO4 से, तो 4 H2SO4 किया अपन ने, तो वाटर कितना हो जाएगा 4 H2O, और ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी 3 नेसेंट ऑक्सीजन हो जाएगी। अब ये जो SO2 है वो नेसेंट ऑक्सीजन से कंबाइन होगा तो क्या बनाएगा SO3। अब क्योंकि नेसेंट ऑक्सीजन वहां पे कितनी निकल रही है 3, तो हमें 3 नेसेंट ऑक्सीजन यूज करनी है, तो SO2 कितना चाहिए 3, तो SO3 कितना बनेगा 3 मोल बनेगा। अब ये जो SO3 है वो H2O से कंबाइन होगा तो क्या बनाएगा H2SO4, तो SO3 हमारा कितना है 3, तो H2 में कितना लेना है 3, तो H2SO4 बनेगा 3। अब हम ओवरऑल इक्वेशन जो है वो लिखेंगे। तो रिएक्शन के लेफ्ट साइड और राइट साइड जो कॉमन है उसको कैंसिल कर देंगे, तो 3 नेसेंट ऑक्सीजन से 3 नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल, 3H2O से 3H2O कैंसिल, एक H2O जो है यहाँ पे बचेगा, 3SO3 से 3SO3 कैंसिल, 3H2SO4 से 3H2SO4 कैंसिल, यहाँ पे एक H2SO4 बचेगा। इक्वेशन लिख लेते हैं, K2Cr2O7 प्लस 3SO2 प्लस एक H2SO4 बचा, से बना K2SO4 Cr2SO4 होल थ्राइस, और क्या बचा H2O। तो ये हमारी ओवरऑल इक्वेशन हो गई। यहाँ पे K2Cr2O7 ऑरेंज कलर का है, SO2 ने उसको क्या कर दिया ग्रीन कलर में कन्वर्ट कर दिया। तो जो हमारा Cr+3 आयन होता है वो कैसा होता है ग्रीन कलर का होता है, इस कारण क्रोमियम सल्फेट कैसा हो गया ग्रीन कलर का हो गया। इसी प्रकार जो हमारा पोटेशियम परमैंगनेट है KMnO4 वो एसिडिफाइड है, तो उसमें H2SO4 थोड़ा सा डाल दिया, से क्या बनेगा K2SO4 बनेगा, और क्या बनेगा MnSO4 बनेगा, और क्या बनाएगा H2 बनाएगा, और क्या बनाएगा 5 नेसेंट ऑक्सीजन बनाएगा। ये इसकी पहचान है, एसिडिफाइड KMnO4 जो है 5 नेसेंट ऑक्सीजन देता है। इक्वेशन को बैलेंस करने के पोटेशियम 2 है तो पोटेशियम को भाई 2 कर लो, Mn कितना हो गया 2, तो Mn को भी यहाँ पे कर लो 2, SO4 हमारे कितने हो गए 2 और 1 3, तो ये तो H2SO4 से आएंगे तो 3H2SO4 कर दिया, हाइड्रोजन कितने हो गए 3, तो 3H2 और 5 नेसेंट ऑक्सीजन ये हमको मिल गए। अब ये जो हमारा SO2 है वो नेसेंट ऑक्सीजन से कंबाइन होकर क्या बनाता है SO3। अब चूंकि वहां पे नेसेंट ऑक्सीजन कितने हैं 5, तो 5 नेसेंट ऑक्सीजन यूज किए जाएंगे, तो इसके लिए यहाँ 5SO2 चाहिए, तो 5SO3 बनेगा। अब जो SO3 है वो H2 से कंबाइन होकर क्या बनाएगा H2SO4, तो SO3 कितने हैं 5, तो H2 लगेंगे 5, तो H2SO4 बनेगा 5। अब हम ओवरऑल इक्वेशन जो है वो लिखेंगे। तो ओवरऑल इक्वेशन लिखने से पहले जो लेफ्ट साइड और राइट साइड जो कॉमन होता है उसको कैंसिल कर देते हैं, तो 5 नेसेंट ऑक्सीजन से 5 नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल, 5SO3 से 5SO3 कैंसिल, तो 3 H2SO4 से 3 H2SO4 कैंसिल, कितने बचेंगे 2 H2SO4 बचेंगे। तो ओवरऑल इक्वेशन हम लिख लेते हैं 2 KMnO4 प्लस 5 SO2, ये 5H2 है तो यहाँ पे 3H2 है, तो कितने H2 बचेंगे 2H2 रिमेनिंग पार्ट, K2SO4 2MnSO4 और कितना बचा 2H2SO4, ये 2H2SO4 बचे। तो ये हमारी ओवरऑल इक्वेशन हो गई। तो KMnO4 तो पर्पल कलर का होता है, लेकिन हमारा Mn जो +2 आयन है वो कैसा होता है वो कलरलेस होता है। तो हमारा मैंगनीज सल्फेट जो यहाँ पे बना हुआ है वो कैसा हो जाएगा कलरलेस हो जाएगा, इसकी प्रेजेंस में SO2 की प्रेजेंस में। अब मान लीजिए यहाँ पे जो गैस रिलीज हो रही है वो कलरलेस है और उसकी स्मेल विनेगर लाइक है, तो आपकी गैस वेपर जो है उसमें क्या होगा एसिटिक एसिड होगा। फिर हमें क्या करना है फेरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन लेना है और उसमें फिल्टर पेपर को डिप कर देना है। फेरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन जो है वो ब्राउन कलर का होता है, और जैसे ही आप इस एसिटेट पेपर के पास लाओगे तो ये ब्लड रेड कलर का हो जाएगा। तो ब्लड रेड कलर इंडिकेशन करता है कि आपका ये जो सॉल्ट है उसमें एसिटेट आयन होना चाहिए।
तो रिएक्शन देख लो, जो आपका फिल्टर पेपर है वो FeCl3 में डूबा हुआ था। CH3COO नेगेटिव आयन जो है सॉल्ट में अगर है तो फिर ये आयरन एसीटेट बनेगा, फेरिक एसीटेट बनेगा, और ये फेरिक एसीटेट जो है वो ब्लड रेड कलर का होता है। तो ये एसिटिक आयन का कंफर्मेटरी टेस्ट हो गया। अगर मान लीजिए रिलीज होने वाली गैस जो है वो रेडिश ब्राउन कलर की है तो वो गैस जो है वो NO2 होनी चाहिए, और इस गैस का कंफर्मेटरी टेस्ट जो है वो क्या होगा, तो हमें क्या करना है, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन लेना है और उसमें फिल्टर पेपर को डिप करना है, और इस डिप फिल्टर पेपर को गैस के पास ले जाना है। तो हम देखते हैं कि फिल्टर पेपर पहले तो कलरलेस था, लेकिन अब जो है वो वायलेट कलर का हो गया है। इसका मतलब है कि निकलने वाली गैस जो है वो NO2 है। तो अब ये रिएक्शन होती कैसे है, तो जो आपका पोटेशियम आयोडाइड है वो NO2 से कंबाइन करेगा, तो ये NO2 बनाएगा और I2 देगा। इक्वेशन को अपन बैलेंस कर लेते हैं। तो ये सॉल्यूशन तो होता है कलरलेस, और आयोडीन निकलने के कारण ये हो जाता है वायलेट कलर। तो जब यहाँ पे NO2 गैस निकल रही है तो इसका मतलब है कि हमारा सॉल्ट जो है वो नाइट्राइट सॉल्ट होगा, उसमें NO2-1 आयन होगा। तो इसका एक और इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो है वो हम देख लेते हैं। वो टेस्ट जो है वो ब्राउन रिंग टेस्ट कहलाता है। ये टेस्ट जो है वो हमें NO2-1 सॉल्ट भी देता है और नाइट्रेट सॉल्ट भी देता है। तो अगर आपका सॉल्ट जो है वो नाइट्राइट है तो ब्राउन रिंग टेस्ट जो है वो कैसे बनेगा, तो देखो जरा, एक टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में आपको फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 सॉल्यूशन ले लेना है, और इस सॉल्यूशन में आपको डाइल्यूट H2SO4 डालना है, या फिर इसकी जगह एसिटिक एसिड भी डाल सकते हो, डाइल्यूट। फिर क्या करना है, इस टेस्ट ट्यूब में आपको नाइट्राइट सॉल्ट का सॉल्यूशन डालना है। मान लीजिए NaNO2 का सॉल्यूशन आपने बनाया हुआ है, तो जब ये सॉल्यूशन धीरे 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 इसमें जाएगा तो ये सॉल्यूशन और ये सॉल्यूशन जहां पे जाके मिलेंगे, तो मान लीजिए इस पोजीशन पे वो मिल रहे हैं, तो यहां पे ब्राउन कलर की रिंग जो है वो बनती है। इस कारण इसको हम ब्राउन रिंग टेस्ट जो है वो बोलते हैं। अब इस ब्राउन रिंग टेस्ट की केमिकल रिएक्शन क्या होगी वो देखेंगे। तो जो हमारा NaNO2 है, सोडियम नाइट्राइट, वो डाइल्यूट H2SO4 से कंबाइन होकर क्या बना रहा है, Na2SO4 बनाएगा, सोडियम सल्फेट बनाएगा, और क्या बनाएगा, HNO2 बनाएगा। और जो आपका HNO2 है वो सेल्फ डिकम्पोज हो जाता है, वो HNO3 बनाएगा, वो H2O बनाएगा, और वो NO बनाएगा। अब ये जो NO है वो FeSO4 फ्रेशली प्रिपेयर्ड आयरन सल्फेट से कंबाइन होता है, से क्या बनाता है, FeSO4.NO। इसको हम नाइट्रोसो फेरस सल्फेट बोलते हैं। तो ये हमारा नाइट्रोसो फेरस सल्फेट कहलाता है। अगर मान लीजिए FeSO4 आपका ऐसा है, FeSO4.7H2 हाइड्रेटेड है, तो NO जो है वो कंबाइन करेगा, क्या बनाएगा, FeH2O5NO, ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, और क्या बनेगा, 2H2 बनेगा। इस कॉम्प्लेक्स में NO जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, आयरन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहाँ पे आयरन में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये हमारा ब्राउन रिंग टेस्ट हो गया। अब यार ये जो हमारा NO2-1 है ये भी ब्राउन रिंग टेस्ट दे रहा है, NO3-1 ये भी ब्राउन रिंग टेस्ट दे रहा है। तो दोनों ब्राउन रिंग टेस्ट में क्या डिफरेंस है, तो जब हमारा सॉल्ट जो है वो नाइट्राइट होता है तो हम यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 लेते हैं, और अगर हमारा सॉल्ट जो है नाइट्रेट है तो फिर हम यहाँ पे कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 लेते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है ब्राउन रिंग टेस्ट का, जब हम नाइट्राइट और नाइट्रेट के थ्रू परफॉर्म करते हैं। अब हम ग्रुप 2 के एसिडिक रेडिकल का कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे। तो हमने क्या किया, अननोन सॉल्ट लिया और इसमें कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 डाला। क्यों, क्योंकि ग्रुप 2 का रिएजेंट जो है वो कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 होता है, तो गैस निकलेगी। अगर निकलने वाली गैस जो है वो कलरलेस है और ऑर्डरलेस है, तो इसका मतलब है आपका जो सॉल्ट है उसमें ऑक्सलेट आयन जो है वो प्रेजेंट है। तभी कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 डालने पे वो CO2 गैस और CO गैस दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों गैस दे रहा है, और दोनों गैस हमारी कैसी हैं, कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस होती है। अगर मान लीजिए निकलने वाली गैस जो है वो केवल कलरलेस है
लेकिन उसकी स्मेल जो है वो पंजेंट है। तो आपका आयन जो है वो क्लोराइड आयन होगा और निकलने वाली गैस जो है वो क्लोरीन होगी। अगर मान लीजिए निकलने वाली गैस जो है वो ऑरेंज ब्राउन कलर की है, रेडिश ब्राउन कलर की है, तो हमारा आयन जो है वो ब्रोमाइड आयन होगा और निकलने वाली गैस जो है वो ब्रोमीन गैस होगी। क्यों? क्योंकि ये गैस ऑरेंज ब्राउन कलर की होती है। अगर मान लीजिए निकलने वाली गैस जो है वो वायलेट कलर की है, तो हमारा आयन जो है वो आयोडाइड आयन होगा और निकलने वाली गैस जो है वो आयोडीन होगी। ये वायलेट वेपर होती है। और अगर मान लीजिए निकलने वाली गैस जो है वो रेडिश ब्राउन कलर की है, तो आयन आपका NO3-1 है और गैस आपकी NO2 है। तो ब्रोमीन गैस ऑरेंज ब्राउन कलर की होती है और NO2 रेडिश ब्राउन कलर की होती है। तो गैस के कलर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अब इनका हम कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे। तो कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन जो है वो सबसे अच्छा होता है। तो अब हमने सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन जो है वो ले लिया। अगर निकलने वाली गैस जो है वो कलरलेस ऑर्डरलेस थी, तो निश्चित तौर पर उसमें ऑक्सीडेट आयन होगा। तो सॉल्ट सॉल्यूशन कैसा होगा हमारा? ऑक्सीडेट सॉल्ट होगा। तो ऑक्सीडेट सॉल्ट को इस सिल्वर नाइट्रेट में डाल दो। अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट आ जाए, इसका मतलब है सिल्वर ऑक्सीडेट का फॉर्मेशन हो गया और ऑक्सीडेट आयन आपका कंफर्म हो गया। अगर मान लीजिए निकलने वाली गैस जो है वो कलरलेस थी लेकिन ऑर्डर उसका पंजेंट था, तो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में उस सॉल्ट सॉल्यूशन को आप डालो तो व्हाइट प्रेसिपिटेट आएगा। इसका मतलब है क्लोराइड आयन कंफर्म हो गया। तो यार व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑक्सीडेट सॉल्ट के कारण भी आ रहा है, क्लोराइड सॉल्ट के कारण भी आ रहा है, तो हम डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? तो गैस की स्मेल से। अगर गैस की स्मेल जो है वो ऑर्डरलेस है तो ऑक्सीडेट सॉल्ट है। अगर गैस की स्मेल पंजेंट है तो क्लोराइड आयन है। अगर गैस जो है ऑरेंज ब्राउन कलर की है तो ब्रोमाइड आयन प्रेजेंट होगा। तो सॉल्ट सॉल्यूशन को हम सिल्वर नाइट्रेट में डालेंगे और अगर सिल्वर नाइट्रेट जो है लाइट येलो कलर का हो जाए तो इसका मतलब है ब्रोमाइड आयन कंफर्म हो गया, क्योंकि AgBr का फॉर्मेशन हो गया, सिल्वर ब्रोमाइड का फॉर्मेशन हो गया जो कि लाइट येलो कलर का होता है। अगर मान लीजिए आपकी निकलने वाली गैस जो है वो वायलेट वेपर है तो आयोडाइड आयन प्रेजेंट है, तो आयोडाइड सॉल्ट को आप सिल्वर नाइट्रेट में डाल दो तो डार्क येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि आयोडाइड आयन जो है वो कंफर्म हो गया। तो ये सिल्वर नाइट्रेट के टेस्ट थे। तो देखो जरा केमिकल रिएक्शन जो है वो क्या होगी। जो हमारा C2O4-2 ऑक्सीडेट आयन है वो सिल्वर नाइट्रेट में आप डालोगे तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से कंबाइन होगा, तो ये Ag2C2O4 सिल्वर ऑक्सीडेट बन जाएगा, जो कि कैसा होता है, ये वाइट PPT होता है। जो आपका क्लोराइड आयन है वो सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करेगा तो Ag इस Cl से कंबाइन होकर क्या बनाएगा, AgCl। ये भी कैसा होता है, वाइट PPT होता है। जो आपका ब्रोमाइड आयन है वो सिल्वर नाइट्रेट से कंबाइन होके क्या बनाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड बनाएगा। ये कैसा होता है, लाइट येलो प्रेसिपिटेट होता है। और जो आपका आयोडाइड आयन है वो सिल्वर नाइट्रेट से कंबाइन होगा तो क्या बनाएगा, सिल्वर आयोडाइड बनाएगा। ये डार्क येलो प्रेसिपिटेट होता है। इसके बाद हमारा ये नाइट्रेट आयन है, इसका कंफर्मेटरी टेस्ट करना है। तो हमें क्या करना है, वही सिल्वर नाइट्रेट ले लेना है और इसमें ये नाइट्रेट सॉल्ट जो है वो डालोगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, किसी भी प्रकार के प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन नहीं होगा। यहाँ देखो, यहाँ पे चारों जगह प्रेसिपिटेट बन रहा है, लेकिन अगर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन ना हो तो आप समझ जाना कि नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है। और नाइट्रेट आयन का दूसरा कंफर्मेटरी टेस्ट जो है वो ब्राउनिंग टेस्ट होता है। तो आइए अब हम ब्राउनिंग टेस्ट परफॉर्म करते हैं, किसके लिए, नाइट्रेट आयन के लिए। तो ब्राउनिंग टेस्ट जो है वो नाइट्रेट आयन का कंफर्मेटरी टेस्ट कहलाता है। इस टेस्ट के थ्रू हम नाइट्रेट आयन की पहचान कर सकते हैं, नाइट्रेट आयन का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि ब्राउनिंग टेस्ट के लिए रिक्वायर्ड मटेरियल जो है वो कौन कौन से होने चाहिए। तो हमारे पास होना चाहिए फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, हमारे पास होना चाहिए सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन या फिर पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्यूशन, हमारे पास होना चाहिए कॉन्संट्रेटेड H2SO4। तो ये मटेरियल जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। इसके बाद ब्राउनिंग टेस्ट को हमें लेबोरेटरी में परफॉर्म करना है। तो हमने एक टेस्ट ट्यूब ले ली, इस टेस्ट ट्यूब में हमने सोडियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन भर दिया। फिर इस टेस्ट ट्यूब में हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सॉल्यूशन जो है वो डालेंगे। तो हमने फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन डाल दिया। तो ये जो टेस्ट ट्यूब है इसमें सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन है और फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सॉल्यूशन है। तो ये दोनों सॉल्यूशन का मिक्सचर जो है वो यहाँ पे आ गया। फिर इस मिक्सचर में हम कॉन्संट्रेटेड H2SO4 जो है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे। तो क्या होगा, जिस जगह पे ये मिक्सचर एंड कॉन्संट्रेटेड H2SO4 मिलते हैं उस जगह पे ब्राउन कलर की रिंग जो है वो बनती है।
इस कारण इस टेस्ट को हम ब्राउन रिंग टेस्ट बोलते हैं। तो इस ब्राउन रिंग टेस्ट में पूरी की पूरी केमिकल रिएक्शन जो है वो कैसे होगी, ब्राउन कलर की जो रिंग है वो किस कंपाउंड से बनी हुई है। तो आइए ब्राउन रिंग टेस्ट का जो है पूरा का पूरा केमिकल रिएक्शन जो है वो देखते हैं। इसके बाद हम ब्राउन रिंग टेस्ट की केमिकल रिएक्शन देखेंगे। जब हमने फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सॉल्यूशन एंड सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन की जो मिक्सचर है इसमें कॉन्संट्रेटेड H2SO4 ड्रॉप बाय ड्रॉप डाला, तो कौन सी केमिकल रिएक्शन जो है वो इनके बीच हुई और ब्राउन रिंग का फॉर्मेशन जो है वो कैसे हुआ। तो सबसे पहले जो है सोडियम नाइट्रेट जो है उसने कॉन्संट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट किया, तो उसने बनाया सोडियम बाइसल्फेट एंड HNO3। ये जो नाइट्रिक एसिड बना हुआ है ये डिकम्पोज हो जाता है H2O में, NO में एंड नेसेंट ऑक्सीजन। तो जब भी HNO3 NO में डिकम्पोज होगा तो 3 नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो निकलेंगे, ये तय है। अब इक्वेशन को जो है हम बैलेंस कर देंगे, यहाँ पे 2 लगाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे। अब ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में जो है वो ऑक्सीडाइज कर देगी। तो देखो करा देते हैं ऑक्सीडाइज। तो FeSO4 ये H2SO4 एंड नेसेंट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये बनाएगा Fe2SO4 होल थ्राइस एंड H2O। अब इक्वेशन को जो है हम बैलेंस कर लेंगे। Fe कितना है 2, तो Fe को हम कर देते हैं 2। SO4 कितना हो जाएगा अपना 3, तो SO4 हो जाएगा अपना 3 और H2O। अब क्योंकि यहाँ पे हमें 3 नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो मिल रही है तो हमें 3 नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो यूज करानी है। तो इस पूरी इक्वेशन को जो है वो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई जो है आप यहीं पे कर दो, तो ये बन जाएगा कितना 6, ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 3। मल्टीप्लाई कर दिया। अब 3 नेसेंट ऑक्सीजन से 3 नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो कैंसिल हो जाएगी। अब जो हमारा NO बना हुआ है ये क्या होगा, ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 के साथ क्या होगा कंबाइन होता है, तो बनाता है FeSO4.NO। और ये जो कंपाउंड है इसी कंपाउंड के कारण ब्राउन रिंग का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो कंपाउंड है ये हमारे ब्राउन रिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इस कंपाउंड को हम कहते क्या हैं, ये जो कंपाउंड है इसको हम बोलते हैं नाइट्रोसो फेरस सल्फेट। तो जिस जगह पे कॉन्संट्रेटेड H2SO4 और ये सॉल्यूशन का जो मिक्सचर है मिलते हैं तो उसी जगह पे जो है वो ब्राउन रिंग का फॉर्मेशन होता है। तो ऐसे हमारी जो है वो ब्राउन रिंग जो है वो बन जाएगी। तो ये जो है ये ब्राउन रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, ये ब्राउन रिंग हमारी बन गई। तो ब्राउन रिंग को जो है वो हम दूसरे तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो एक फॉर्मूला होता है FeSO4.7H2O, इसको हम बोलते हैं ग्रीन विट्रियोल। और इस फॉर्मूले को जो है वो ऐसे लिखा जाता है FeH2O होल 6 SO4.H2O। ये जो है हमारा एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। जब इस कंपाउंड से NO जो है वो कंबाइन होता है तो देखो क्या बनता है FeH2O होल 6 SO4.H2। अब इससे हम NO जो है वो कंबाइन करा रहे हैं तो बनेगा हमारा FeH2O होल 5। एक H2 जो है वो बाहर निकलेगा और NO जो है वो अंदर आएगा NO, क्योंकि आयरन जो है वो 6 लिगेंड से अटैच रहता है। क्यों, क्योंकि इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 होती है। फिर क्या बनेगा SO4 लिखा जाएगा और 2H2O जो है वो बाहर निकल जाएंगे। तो ये जो कंपाउंड बना है इस कंपाउंड को भी हम क्या बोलते हैं ब्राउन रिंग। और ये कंपाउंड जो है
FeH2O होल 5 NO SO4, ये जो है ऐसे आयनाइज होगा FeH2O होल 5 NO, ये डाई पॉजिटिव एंड SO4 -2, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, ब्राउन रिंग। तो ये भी हमारा ब्राउन रिंग कहलाएगा। अब ब्राउन रिंग से रिलेटेड जो है वो इंपॉर्टेंट बात जो है वो क्या है, तो देखो जरा, FeSO4.NO, इसको हमने ब्राउन रिंग बोला था। FeH2O होल 5 NO SO4, इसको हमने ब्राउन रिंग बोला है। और FeH2O होल 5 NO, ये जो कॉम्प्लेक्स है इसको हमने ब्राउन रिंग बोला है। तो ये तीनों जो है वो क्या है, ये ब्राउन रिंग है। तो ब्राउन रिंग के ये जो कंपाउंड है, इन कंपाउंड में हमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो बतानी है कि आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है यहाँ पे कितनी है। तो देखने में तो लग रहा है कि आयरन यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन कंपाउंड में जो आयरन है, इस आयरन का जो मैग्नेटिक मूवमेंट है म्यू, वो कितना है, √15, मतलब ये आएगा 3.87। और ये जो 3.87 है ये तभी पॉसिबल है जब आयरन में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। ये जो आयरन है यहां पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, और अगर हम यहां पे आयरन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो एटॉमिक नंबर होता है इसका 26, तो ये आएगा 3d6 4s2। तो डी के जो है वो हम 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे, 1 2 3 4 5 एंड ये 6, और एस में 2 इलेक्ट्रॉन। अगर हम कहते हैं कि आयरन अगर यहाँ पे +2 में होता तो 4s के 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाते और डी में 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं। अब चूंकि यहाँ पे NO जो है वो क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो NO क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे क्या करेगा, पेयर्ड करा देगा। तो Fe+2 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2। तो इसका मतलब है यहाँ पे आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो नहीं है। तो फिर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होनी चाहिए कि हमको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो मिल जाए, 3। तो ये तभी पॉसिबल है जब आयरन जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। तो फिर क्या होगा, 4s का एक इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो s ऑर्बिटल में रहेगा। अब चूंकि NO आपका कैसा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है कहां जाएगा, यहां पे। तो Fe+1, तो अब कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा ऐसा 1 2 3 4 5 6, और ये इलेक्ट्रॉन चला गया यहाँ पे, तो 4s कैसा हो जाएगा, वो खाली हो जाएगा। तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे हमको दिखाई देने लगेंगे। और ये कॉन्फ़िगरेशन क्यों हुआ, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग लिगेंड ऑफ NO आपका कैसा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसके कारण ऐसा कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आया। तो इतना तो हमको समझ में आ गया कि ये जो कंपाउंड है यहां पे आयरन जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो आयरन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इस कारण इसमें जो है कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉसिबल हुए। अब हम यहाँ पे ये जो कंपाउंड है, इन कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कितना होगा, तो चूंकि यहाँ पे लिगेंड कितने हैं, 6, यहाँ पे लिगेंड कितने हैं, 6, तो आपका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा 6 लिगेंड को ऑक्यूपाई करने के लिए ये तभी पॉसिबल है जब आपका sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो। तो क्या होगा, s का एक ऑर्बिटल, p के 3 ऑर्बिटल और d के जो है वो 2 ऑर्बिटल लिए जाएंगे। तो ये यहां पे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो होगा। अब ये जो ब्राउन रिंग कंपाउंड है, इन ब्राउन रिंग कंपाउंड में हमें NO की ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है। अब चूंकि NO जो है वो जनरली 0 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, इसका मतलब है NO जो है वो न्यूट्रल लिगेंड है। लेकिन इस केस में हम देखते हैं कि NO जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, तो देखो जरा, NO की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इस कंपाउंड में हम निकाल देंगे। इतना तो तय हो गया कि आयरन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, प्लस H2O न्यूट्रल लिगेंड होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी, इंटू 5H2 तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, प्लस
NO का हम x मान लेंगे इक्वल टू +2, तो +1 प्लस x इक्वल टू +2, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये +1। तो NO यहाँ पे जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो NO यहाँ पे कैसा हो गया, NO यहाँ पे जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसका मतलब है NO हमारा कैसा हो गया, NO हमारा पॉजिटिव लिगेंड है, और इसको हम बोलते हैं, अगर ये पॉजिटिव लिगेंड है तो इसको हम बोलेंगे नाइट्रोसाइलियम, ये नाइट्रोसाइलियम कहलाएगा। तो जब आप ब्राउनिंग टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो तो हमें कौन कौन से प्रिकॉशंस जो है वो ध्यान में रखने चाहिए। तो नंबर 1, आप जो FeSO4 ले रहे हो, जो फेरस सल्फेट ले रहे हो, वो कैसा होना चाहिए, वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, वो फ्रेश होना चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर FeSO4 को आप रखे रहो लंबे समय तक, तो आफ्टर लॉन्ग टाइम ये एयर की ऑक्सीजन से क्या करेगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो क्या बना लेगा, Fe2SO4 होल थ्राइस, फेरिक सल्फेट बना लेगा। तो आयरन जो है वो +2 से आयरन जो है वो +3 में क्या हो जाएगा, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो हमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 जो है वो यूज करना है, ना कि रखा हुआ। अगर रखा हुआ आपने यूज किया तो आपका ब्राउनिंग टेस्ट जो है वो नहीं आएगा। फिर आपने सॉल्यूशन में नाइट्रेट लिया हुआ था, तो हमको याद रखना है कि हमें लेड नाइट्रेट नहीं लेना है, हमको कैल्शियम नाइट्रेट नहीं लेना है, हमको एल्यूमिनियम नाइट्रेट नहीं लेना है, हमको जो है बेरियम नाइट्रेट जो है वो नहीं लेना है। क्यों, क्योंकि ये जो है वो FeSO4 से डबल डिस्प्लेसमेंट करेंगे, रिएक्ट करेंगे, तो इनके जो सल्फेट हैं वो कैसे होते हैं, वो प्रेसिपिटेट होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। कैल्शियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम सल्फेट, ये सब के सब क्या होते हैं, ये प्रेसिपिटेट होते हैं, जिस कारण आपका ब्राउनिंग टेस्ट जो है वो नहीं आएगा। तो हमको ये नाइट्रेट है, ये नाइट्रेट, इन नाइट्रेट के सॉल्यूशन जो है वो हमें नहीं लेना है। तो जब आप ब्राउनिंग टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो तो आपको अगला प्रिकॉशंस जो है वो क्या ध्यान में रखना चाहिए कि आपका टेस्ट ट्यूब जो है वो हिलना डुलना नहीं चाहिए, आपको टेस्ट ट्यूब जो है वो गर्म नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आपने टेस्ट ट्यूब हिला डुला दिया तो आपका जो कंपाउंड बना है FeSO4NO वो क्या हो जाएगा, वो हिलने पे ब्रेक हो जाएगा, FeSO4 और NO बना लेगा। अगर आपने सॉल्यूशन को जो है वो हीट कर दिया तो भी ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो यहां पे जो NO गैस है वो रिलीज हो जाएगी, और ये NO गैस जो होती है वो कैसी होती है, एकदम प्योर होती है। तो ये जो हमारी केमिकल इक्वेशन है, इस केमिकल इक्वेशन का यूज जो है वो कहाँ किया जाता है, तो इस केमिकल इक्वेशन का यूज जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड, ये जो गैस है, इस गैस के प्योरिफिकेशन में किया जाता है। सपोज कि हमारे पास ये एक चैम्बर है, और इस चैम्बर में जो है वो ऑक्सीजन है, वो आपका NO2 गैस है, वो आपका NO गैस है, आपका CO2 गैस है, बहुत सारी गैसें हैं। और अगर इस गैस के मिक्सचर को हम FeSO4 में फ्लो कराएं, तो FeSO4 के सॉल्यूशन में अगर हम ये गैस मिक्सचर फ्लो कराते हैं तो क्या होगा, FeSO4.NO, ये जो कंपाउंड है वो बन जाएगा। फिर क्या करेंगे, फिर इस कंपाउंड को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हीट करेंगे, तो FeSO4 से NO जो है वो अलग हो जाएगी। इस गैस को आप कलेक्ट कर लो। तो ये जो इक्वेशन है, इस केमिकल इक्वेशन का हम यूज करते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड जो गैस है उस गैस के प्योरिफिकेशन में। इसके बाद हम ग्रुप 3 के एसिडिक रेडिकल का टेस्ट करेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें सॉल्ट लेना है, और अगर डाइल्यूट H2SO4 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालने पे भी कोई गैस रिलीज नहीं हो रही है, इसका मतलब है ग्रुप 3 के एसिडिक रेडिकल प्रेजेंट है। तो वो रेडिकल या तो सल्फेट -2 हो सकता है या फॉस्फेट -3 हो सकता है। तो अब इसकी टेस्टिंग जो है वो हम कैसे करेंगे, तो बड़ा सिंपल है। फिर से हमें सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन लेना है, और अगर आपने सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में ये सॉल्ट सॉल्यूशन जो है वो डाल दिया, तो अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट बना तो सल्फेट प्रेजेंट, और अगर येलो प्रेसिपिटेट बना तो फॉस्फेट प्रेजेंट। तो ये रिएक्शन होगी कैसे, तो देखो जरा, जो हमारा सल्फेट सॉल्यूशन है वो सिल्वर नाइट्रेट में कंबाइन होकर क्या बनाएगा, सिल्वर सल्फेट देगा, और ये
नाइट्रेट आयन बनेगा। तो ये कैसा होता है, ये वाइट पीपीटी होता है। जो हमारा फॉस्फेट आयन है वो सिल्वर नाइट्रेट से कंबाइन होगा तो क्या बनाएगा, सिल्वर फॉस्फेट बनेगा और नाइट्रेट आयन बनेगा। तो ये कैसा होता है, ये येलो प्रेसिपिटेट होता है। तो ये केमिकल रिएक्शन हो गई। तो हमारे जो ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के एसिड रेडिकल हैं उसके कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए हमें कौन सा सॉल्यूशन चाहिए, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन चाहिए। तो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन की हेल्प से हम ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के एसिडिक रेडिकल को इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक करें, उसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।